नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू की जो समय सीमा है एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। अब कोविड कर्फ्यू 29 जून तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि सरकार ने इस बार छूट के दायरे को भी बढ़ाया, फिर भी सरकार की चुनौतियां जो है वो अभी भी बनी हुई है। इसी पर हम बात करेंगे। तीरथ सरकार, चुनौतियों का अंबार। देवभूमि के दंगल की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां जल्द होगा सैन्य धाम का निर्माण। ऐसी खबर आ रही है, बड़ी खबर देहरादून से, जल्द होगा सैन्य धाम का निर्माण। सीएम तीरथ ने उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक की है। सैन्य धाम के निर्माण हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सैन्य धाम को ड्रीम प्रोजेक्ट बताया गया है। सैन्य धाम की देश में एक अलग पहचान होगी। वीर गति प्राप्त सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। सैनिकों की आंगन की मिट्टी सैन्य धाम में लाई जाएगी। बैठक में मंत्री गणेश जोशी, एसीएस राधा रतूड़ी मौजूद रहीं। तो जल्द होगा सैन्य धाम का निर्माण। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। सीएम तीरथ ने उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक की है। हम वापस आएंगे देवभूमि के दंगल में। कोरोना संक्रमण के प्रभाव की रोकथाम को लेकर सरकार द्वारा उत्तराखंड में लागू किया गया कोविड कर्फ्यू को अब और ज्यादा रियायत के साथ एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि अब कोविड कर्फ्यू आगामी 29 जून सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। एक और राज्य सरकार द्वारा ज्यादा रियायत देते हुए बाजारों को हफ्ते में 5 दिन के खोलने की अनुमति दी गई है। तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय जिलों के लिए भी चार धाम यात्रा को आगामी 1 जुलाई से खोल दिया गया है। इसी पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। इतनी रियायतें देने के बावजूद कोविड कर्फ्यू को जारी रखना कहीं न कहीं विपक्ष को खटक रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर कई सवाल खड़े करते हुए आड़े हाथों लिया है। ऐसे में जिस तरह से तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है, उसको देखते हुए सरकार और प्रशासन के सामने भी हालातों को नियंत्रण में रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब दुकानें हफ्ते में 5 दिन खुलेंगी और वीकेंड को, सैटरडे और संडे को बंद रहेंगी और दुकानों का समय पूर्व की तरह बना रहेगा। इसके साथ साथ होटल्स और रेस्टोरेंट और की जो डाइनिंग थी, अब वो 50% कैपेसिटी तक अपने डाइनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट के साथ एक बात रखी गई है कि ये 10 बजे इनको बंद कर दिया जाएगा। 10 बजे रात से 6 बजे तक रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। इसके साथ साथ चारधाम यात्रा को लेकर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। चारधाम यात्रा जो है स्थानीय लोगों के लिए, बद्रीनाथ मंदिर चमोली के लोगों के लिए, केदारनाथ मंदिर जनपद रुद्रप्रयाग के निवासियों के लिए और गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तरकाशी के निवासियों के लिए ये 1 जुलाई से प्रारंभ होंगे और पूरे राज्य के लोगों के लिए 11 जुलाई से चारों धामों की यात्रा प्रारंभ कर दी जाएगी। प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते मौजूदा हालातों को देखते हुए जिस तरह से हालात तेजी से नियंत्रण में आए हैं, उससे यह साफ पता चलता है कि आज भी प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू को लागू रखना सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन इन सबके बीच हालातों में जिस तरह से रियायत दी जा रही है, लोग भी अपने घरों से उतनी ही तेजी से बाहर निकल रहे हैं। विपक्ष भी लगातार सरकार पर सवाल खड़े करते हुए जमकर हमला बोल रहा है। बात करें तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जब राज्य सरकार द्वारा बाजारों को खोलने की अनुमति पूरी तरह से दे दी गई है, तो इसके बावजूद कर्फ्यू शब्द का उपयोग किस लिए किया जा रहा है और खराब पड़ी सड़कों पर चारधाम यात्रा कैसे हो पाएगी, इसका जवाब भी सरकार को देना होगा। समझ में
में नहीं आ रहा है कि सरकार आखिर दिग्भ्रमित कर किसको रही है। पूरी तरह से कंफ्यूज राज्य सरकार दिखाई पड़ रही है। जब आपने सब कुछ खोल दिया, आपने होटल रेस्टोरेंट खोल दिए, आपने दुकानें खोल दी, बाजार खोल दिए, उसके बाद ये कर्फ्यू शब्द आप किसके लिए लगा रहे हैं और इसको इम्प्लीमेंट आप करवा नहीं पा रहे हैं। कल गंगा दशहरा में जिस तरह का जमावड़ा लगा हुआ था, आपने कोई भी नियम कायदे कानून किसी से मनवाने में या उनका पालन करवाने में आप सक्षम साबित नहीं हुए। अब आपने चार धाम यात्रा भी खोल दी है, लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि 400 या 500 सड़कें अवरुद्ध मानी जा रही हैं मौसम के चलते हुए। उनको आप जब तक ठीक नहीं करवाएंगे तो ऐसे में चार धाम यात्रा सुचारू रूप से कैसे चलेगी। और दूसरी बात, आपकी आरटीपीसीआर और आपकी एंटीजन टेस्ट में अब भरोसा रह किसको गया है। जो सैलानी प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, मौसम भी अनुकूल हो गया है, आपके जिस तरह से अनलॉक आपने कर दिया है, आपने सबको परमिशन दे दी है प्रदेश के अंदर आने की, उसके बाद आप रोकेंगे कैसे। आप कह रहे हैं कि स्थानीय लोगों के लिए हमने चार धाम यात्रा शुरू कर दी, केवल प्रदेश के लोगों के लिए हमने चार धाम यात्रा शुरू कर दी, पर आप पर्यटकों को रोकेंगे कैसे। कांग्रेस ने राज्य सरकार को जवाब के कटघरे में खड़ा कर सवाल करना शुरू किया है, तो सरकार ने भी अपना जवाब देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। भाजपा का कहना है कि देश की 125 साल से अधिक पुरानी कांग्रेस पार्टी इस महामारी के दौरान अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हुए अर्गनल बातें करके जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस जो देश की 125 साल से अधिक पुरानी पार्टी है, वो जितने संकीर्ण विषयों में उलझ रही है, देश उनसे ये अपेक्षा नहीं करता। देश ये अपेक्षा करता था कि वो कुछ बड़े विषयों के बारे में बड़े दृष्टिकोण रखेंगे, लेकिन किस अभियान का नाम कर्फ्यू क्यों रख दिया या किसका चारधाम यात्रा में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, इस तरह के विषयों को उठाकर वो अपनी मानसिक संकीर्णता का परिचय दे रहे हैं। भाजपा का मानना है कि कांग्रेस राज्य के अतीत की भूलती जा रही है। कांग्रेस को याद होना चाहिए जब प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए ऑल वेदर रोड की सुविधा नहीं थी, तब भी चारधाम यात्रा होती थी, और आज जगह जगह ऑल वेदर रोड का कार्य लगातार होने से सड़कें बेहतर होते जा रही हैं। देहरादून से के न्यूज के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। तो सरकार ने जो है कर्फ्यू को बढ़ा दिया है, हालांकि बहुत सारी छूटों का जो दायरा है वो बढ़ाया गया, बावजूद इसके जो विपक्ष है अभी भी कई सारे सवाल कर रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जन जन से हो ये मन जुड़ा, नित ये स्मरण करते हैं हम, हर जन की सेवा में रहे अब ये वचन करते हैं हम। ना कोई अब पिछड़ा रहे, ना कोई अब वंचित यहाँ, निष्काम सेवा हम करें अब मन में प्रण करते हैं हम, अब मन में प्रण करते हैं हम। गौरव धरा है देवभूमि, ये कसम खाते हैं हम, संकल्प से हर सिद्धि तक न मेरे कभी डिगे कदम, न मेरे कभी रुके कदम। सेवा, समर्पण और विश्वास के 100 दिन, जनता के द्वार, तीरथ सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। हम बात करें उत्तराखंड में जो कोविड का कर्फ्यू बढ़ाया गया है, कई सारी छूटें बढ़ाई गई, बावजूद इसके विपक्ष अभी भी सरकार से सवाल कर रहा है। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ संजय भट्ट हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हैं। सर, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ मधु भट्ट हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। मैम, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले संजय जी आपके पास आऊँगा। जब छूट का दायरा नहीं बढ़ाया गया था पिछले, अगर कोविड कर्फ्यू की बात करें, तब विपक्ष सवाल उठा रहा था कि जो छूट है वो व्यापारियों को नहीं दी जा रही है, दुकानों की समय सीमा कम है, और जो जितने दिन खोलने की समय सीमा वो भी कम थी। अब 5 दिन दुकानदार दुकान खोल सकते हैं। अभी भी विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये तरीका सही नहीं है, कोविड कर्फ्यू क्यों लागू किया गया है? नहीं, देखिए
ये अच्छा है कि अब क्योंकि कोरोना के केस जो मामले थे उत्तराखंड में वो बहुत ज्यादा कम हुए। कल की बात करें तो 136 मामले पूरे प्रदेश में आए हैं। तो ऐसे में कोरोना को अनलॉक करना, कर्फ्यू को अनलॉक करना जरूरी था और सरकार का उचित कदम है जो उठाया गया है। दुकानदारों की हित की बात कहें तो उनके लिए अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर बात को हमें एक तरह से ही नहीं देखना चाहिए। लेकिन बात भी हमारी जो मुख्य बात थी वो थी चारधाम यात्रा की, क्योंकि चारधाम यात्रा का सीजन अब तो देखिए मानसून आ गया। अब चारधाम बार भी जो सरकार ने कहा था एक हफ्ते पूर्व कि हम चारधाम खोल रहे हैं, लेकिन चारधाम खोला नहीं। फिर शाम तक उनका बयान आ गया, यू टर्न ले लिया तीरथ रावत सरकार ने कि हम चारधाम नहीं खोलेंगे, 1 जुलाई से खोलेंगे। भैया जुलाई में कौन सा चारधाम होगा? पहली बात तो ये है, क्या सरकार को पता नहीं कि ये उत्तराखंड है और यहाँ बारिश आती है और बारिश नहीं आती, महाबारिश आती है और इतनी भयंकर बारिश आती है कि सड़कें आप देख लीजिए, कम से कम 200 से ऊपर सड़कें जो है वो अभी बिल्कुल बेकार खराब हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, पुल गिर चुके हैं, देहरादून तक में पुल गिर चुके हैं, दरार आ चुकी है पुल में। 800 के करीब गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क टूट चुका है पूरे प्रदेश से। तो जब तीरथ रावत सरकार जी को ये समय पर सोचना चाहिए कि हम चारधाम यात्रा खोलेंगे। 1 जुलाई से स्थानीय लोगों के लिए खोली जा रही है चारधाम यात्रा, फिर 11 जुलाई से कह रहे हैं कि देशवासियों के लिए खोली जाएगी चारधाम यात्रा। और राष्ट्रीय लेवल के जो यात्रा करने आते हैं धर्म के उन्हीं के कारण, पर्यटन के कारण ही जो हमारे उत्तराखंड के उन पहाड़ी क्षेत्रों पर बड़े वाले ढाबे वाले, होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले और पुरोहित दूसरे सब लोग हैं, उनकी कमाई होती है 3-4 महीने और वो पूरे साल उससे खाते हैं। लेकिन जब अगर 1 जुलाई से खोलने का मेरे को तो मतलब ही समझ नहीं आ रहा है कि क्या अब ये चाह रहे हैं, तुरंत खोलना चाहिए था। बारिश से इतना ज्यादा हालत खराब है। अब ठीक है, सवाल का जवाब हम मधु जी से ले लेते हैं। मधु जी, संजय जी का कहना है कि जो फैसला तीरथ सरकार ले रही कि 1 जुलाई से स्थानीय लोगों के लिए चारधाम यात्रा खोली जाएगी, फिर 11 जुलाई से बाकी लोगों के लिए खोल दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं बारिश का मौसम का हवाला दे रहे हैं कि मौसम खराब रहता है और कई जगह रास्ते भी बंद हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा नहीं कि कहीं कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है इससे? देखिए, इस समय तो मैं आपको बताऊं कि जो स्थिति रही यात्रा को, इस समय यात्रा को सीमित करना बहुत आवश्यक है। लेकिन साथ ही हमें जो हमारी धार्मिक मान्यताएं, जो स्थानीय लोग हैं, जो उनकी पूजा पाठ है वो करते हैं, उसको कोविड की गाइडलाइन को पालन करते हुए वो भी करना चाहते हैं। तो सारी चीजों को, क्योंकि सरकार के सामने सारी स्थितियां हैं और सभी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि स्थानीय लोग अगर कोविड, अगर हमारे नेगेटिव रिपोर्ट के साथ अगर वो आते हैं, अपने धार्मिक अनुष्ठानों को पूजा करना चाहते हैं, आपके चमोली के लोग बद्रीनाथ जी की पूजा करते हैं, हमारे जाते हैं धामों में, हमारे केदारनाथ में, रुद्रप्रयाग से कई धार्मिक हमारे तीर्थ पुरोहित, तो पूरा समाज उससे जुड़ा हुआ है, उनको अनुष्ठान करने होते हैं। और साथ में हमने कहा है कि ठीक है, उस गाइडलाइन को पालन करते हुए आप उसमें एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप जा सकते हैं। तो हम हर तरीके से, देखिए, सरकार सभी का ही, सबके लिए बनी है और सबका, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि पक्ष विपक्ष जिस प्रकार से आरोप करता है। अगर हम लॉकडाउन नहीं लगाते हैं तो कहते हैं लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया, अगर लॉकडाउन लगाते हैं तो लॉकडाउन क्यों लगाया, तो इनके पास तो ठीक है, वापस आएंगे, आपसे जवाब हम लेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जो हमारा सवाल है एक बार फिर से हम करेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कुशल नेतृत्व एवं बेहतर प्रबंधन के द्वारा तीरथ सरकार ने कोरोना महामारी का सफलतापूर्वक सामना किया है। सरकार ने महामारी की दूसरी लहर में तेज और प्रभावशाली कदम उठाते हुए जनता को राहत पहुंचाई है। कोरोना के दौरान उत्तराखंड में ऑक्सीजन मैनेजमेंट सरकारी तंत्र की संवेदनशीलता और समर्पण का उदाहरण है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते ही सरकार ने जीवन रक्षक ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सार्थक कदम उठाए। सिर्फ 3 महीनों के भीतर ऑक्सीजन बेड 3535 से बढ़ाकर 7040 किए गए। ऑक्सीजन सिलेंडरों और ऑक्सीजन
ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों की संख्या में भारी वृद्धि की गई। ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने पर भी तीरथ सरकार का जोर रहा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने स्वयं ऑक्सीजन आपूर्ति एवं उत्पादन की नियमित समीक्षा की, जिसका परिणाम ये रहा कि मार्च 2021 में 3 कार्यरत ऑक्सीजन प्लांट की तुलना में 15 ऑक्सीजन प्लांट कार्य कर रहे हैं। 18 ऑक्सीजन प्लांटों की स्थापना की कार्रवाई चल रही है। राज्य में आज 250 मीट्रिक टन से अधिक की ऑक्सीजन उपलब्धता है और इसे नियमित रूप से बढ़ाने का प्रयास भी चल रहा है। चाहे आईसीयू और वेंटिलेटर बेड का प्रबंधन हो या जीवन रक्षक औषधियों की उपलब्धता, राज्य सरकार ने पूर्ण संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता रखते हुए जनहित में कार्य किया। सभी जिलों के डीएच, एसडीएच, सीएससी, पीएससी तक ऑक्सीजन सिलेंडर एवं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धता करा दी गई है, जिससे कि आकस्मिकता की स्थिति में कहीं किसी प्रकार ऑक्सीजन की किसी को कोई कमी ना हो। तीरथ सरकार ने दिखा दिया है कि यदि मन में दृढ़ निश्चय हो तो कोरोना जैसी महामारी से भी जीता जा सकता है। जनता के द्वार तीरथ सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम देवभूमि के दंगल में वापस चर्चा में आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे अमृतसर ले चलेंगे, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं। अमृतसर पहुंचे हुए हैं सीएम अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें, अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर पहुंचे हुए हैं सीएम अरविंद केजरीवाल। तो इस वक्त दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मंदिर में दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अमृतसर में ये मंदिर है जहां पर सीएम इस वक्त पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पर हैं, जहां वो अमृतसर पहुंचे हैं और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें मंदिर परिसर की हैं, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। हम वापस आएंगे अपने कार्यक्रम देवभूमि के दंगल में। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड सरकार ने जो कोरोना कर्फ्यू उसकी अवधि 1 हफ्ता और बढ़ा दी है, अब 29 जून तक जारी है। हालांकि इस बार जो छूट है बाजारों को ज्यादा दी गई है। इस बार बाजार 5 दिनों तक खुलेंगे और साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि 1 जुलाई से वो 4 धाम यात्रा शुरू करने जा रही है। हालांकि सरकार के पास इसको लेकर चुनौतियां बहुत है। वापस हम आएंगे मधु जी के पास। मधु जी, जैसा कि संजय जी ने कहा कि आपने 4 धाम यात्रा तो शुरू करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन जो रोडों की समस्या बनी हुई है वो बहुत खतरनाक है। कोई बड़ी घटना भी हो सकती है अगर ज्यादा तादाद में लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं, तो उसको लेकर सरकार कितना तैयार है? सरकार बिल्कुल जो 4 धाम जो हमारी जो सड़कें हैं उनको इसीलिए हमने ऑल वेदर रोड का जो कॉन्सेप्ट था वो इसीलिए था कि ताकि हर मौसम में हमारे को सुरक्षा के वापस आपके पास आएंगे। हम सीधे ले चलते हैं अमृतसर। आपको अरविंद केजरीवाल जो सीएम है वो क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। तो वापस से हमारा संपर्क टूट गया। वापस हम मधु जी के पास ही आएंगे, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मधु जी, हाँ, आपसे सवाल था हमारा, जो रोडों की समस्या है वो काफी खराब है, उसको लेकर सरकार की क्या तैयारी है? कैसे रोड ठीक हो पाएंगे? क्योंकि मौसम जो है इस वक्त बहुत खतरनाक है, बारिश लगातार हो रही है, रोडों पे पानी भरा हुआ है। बद्रीनाथ हाईवे की बात करें तो बद्रीनाथ हाईवे में भी जो रास्ता है वो बंद है। प्रगति पर है, कार्य चल रहा है। साथ ही मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि जो हमारे जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, ये भी एक हमारे लिए बड़ी चुनौती है। उनके लिए हमारी सरकार ने 29 करोड़ की व्यवस्था की है। इसके अंतर्गत हमारे जो छोटे जो पर्यटन से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं उनको भी लाभ मिलेगा। साथ ही में हमारे देखिए अभी कोरोना महामारी को लेकर जो हमारा टीकाकरण अभियान जो तेजी से चल रहा है, वो करीब 26 लाख लोगों को तो टीका लग ही चुका है। साथ में हमारे क्योंकि वैक्सीनेशन फ्री में हो रहा है हमारा, आप देखेंगे 18 साल से 45 वर्ष के जो हमारे जो युवा हैं, आज से हमने पूरा शुरू कर दिया अभियान, तेजी से अभियान चल रहा है और उसमें
पूरे हम उत्तराखंड को बिल्कुल इस कोरोना मुक्त करने जा रहे हैं। पहले सबसे पहला अभियान हमारा यही है। साथ ही में हमारी सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करना, क्योंकि हमारे सामने आर्थिकी भी है और साथ में कोरोना महामारी को लेकर जिस प्रकार से तीसरी लहर के लिए भी कहा जा रहा है, उसके लिए भी हमारी तैयारियां हैं। और हमने चाहे अस्पताल हो, बेस अस्पताल हो, हर प्रकार के जितने इक्विपमेंट्स, जितनी दवाइयां हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, चाहे ऑक्सीजन प्लांट है, उन सब को लेकर हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं, क्योंकि सरकार के सामने ये एक बहुत बड़ा टारगेट है कि सबको स्वस्थ रखना। साथ में क्योंकि देखिए कोविड की जो हमने कहा है कि यात्रा अगर हमने खोली है तो पहले तो स्थानीय लोगों के लिए खोली है। साथ में जो नेगेटिव रिपोर्ट और जो कोरोना की ये जो हमारी गाइडलाइन है उसको फॉलो करना बहुत ही अनिवार्य होगा, सख्ती के साथ इसका पालन होगा। साथ में ये भी कहा है और साथ में क्योंकि जो भी लोगों की जरूरतें हैं उनको भी पूरा किया जाएगा। साथ में रोजगार से जुड़ी हुई जितनी भी हमारे क्योंकि चाहे सकल घरेलू उत्पाद हो, चाहे हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए वैकेंसी की बात हो, वो भी हम खोलने जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी, क्योंकि 2 साल आपने देख ही लिया कि पिछला वर्ष कैसा गया और जो हमने जब हमने ये लॉकडाउन खोला उसके बाद की क्या स्थिति हुई। तो इसलिए देखिए हमें करना ही पड़ेगा। हमें जो है, जो अभी हमारी बहन यहाँ पे मैंने देखा कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि नहीं ये व्यापारियों ये कर्फ्यू क्यों लगाया गया है। अरे कर्फ्यू इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ताकि उसमें एक गाइडलाइन का एक पालन हो, सख्ती के साथ लोग अनायास ही ना घरों से निकल पड़े, क्योंकि अभी जब हमारी जो थर्ड जो वेव जो कही है उसके लिए भी हमें सुरक्षा करनी है। धाम यात्रा का जो अगर अब शुरुआत करेंगे 1 जुलाई से, तो उसमें तो काफी संख्या में लोग आना शुरू होंगे, किसको रोकेंगे, उसको लेकर क्या तैयारी की गई है? देखिए उसमें भी ये कहा गया है कि जो हमारे पहले तो स्थानीय लोग जाएंगे और दूसरा अगर कोई बाहर से आता भी है तो उसको साथ में जो रिपोर्ट है, जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो जरूर लानी पड़ेगी। साथ में जो हमारा मास्क है, सैनिटाइजर है और जो ये सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन सख्ती के साथ करना होगा। सख्ती के साथ पालन करना होगा। एक वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सरकार का कहना है कि अगर चारधाम यात्रा शुरू भी करेगी तो उसमें जो कोविड गाइडलाइन है उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वैश्विक महामारी कोरोना, मुश्किल दौर, मुश्किल हालात, लेकिन इस मुश्किल दौर में भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने कुशल नेतृत्व एवं प्रबंधन क्षमता का प्रदर्शन करते हुए कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने में ऊर्जा का नया संचार कर रहे हैं। नियम, संयम और सजगता के साथ सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए हर फ्रंट पर मजबूत तैयारियों पर जोर दिया है, जिसके चलते कोरोना काल में न तो राज्य में हालात काबू से बाहर हुए और न ही राज्य में जीवन रक्षक औषधियों से लेकर ऑक्सीजन की कोई कमी हुई। इसके लिए सरकार ने बहुआयामी रणनीतियां बनाई। सबसे पहले जिसकी शुरुआत टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाकर की गई, जिसके फलस्वरूप आज उत्तराखंड में कोविड टेस्टिंग राष्ट्रीय औसत से अधिक है। आज राज्य में जहां 10 प्रयोगशालाएं RT-PCR टेस्ट के लिए हैं, वहीं 26 निजी प्रयोगशालाओं और 64 ट्रूनेट मशीनों के द्वारा कोविड जांच की जा रही है। कोरोना जांच बढ़ाए जाने के साथ ही सरकार का पूरा फोकस कोरोना के इलाज पर है। देवभूमि उत्तराखंड में कोरोना मरीजों को सरकारी ही नहीं निजी अस्पतालों में भी समुचित इलाज मिले, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड के लिए भी सभी प्रकार के निशुल्क उपचार की व्यवस्था दी जाए। सरकारी अस्पतालों में मरीजों का हाल जानने के लिए खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत PPE किट पहनकर कोरोना वार्डों में जा रहे हैं और मरीजों से बात कर रहे हैं। यही नहीं, उनके द्वारा इलाज के साथ साथ ऑक्सीजन और जीवन रक्षक औषधियों की निर्बाध आपूर्ति के लिए प्लान पर फोकस किया गया है। सरकार के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि आज उत्तराखंड में जनपद सहित निचले स्तरों पर कुल 12 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, 108 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और 250 से अधिक डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर कार्यरत हैं।
सरकार ने महामारी की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए तेज और प्रभावशाली कदम उठाए हैं। 1 मार्च 2021 से अभी तक ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या 3,535 थी, उसे बढ़ाकर अब 7,048 कर दिया गया है। वहीं आईसीयू बेड की संख्या को 836 से बढ़ाकर 1,754 किया गया है। वेंटिलेटर की संख्या को भी बढ़ाया गया है। 695 से बढ़कर ये संख्या आज 1,092 हो गई है। प्रदेश सरकार की तैयारियों का ही नतीजा था कि प्रदेश में कोरोना के मरीजों हेतु ऑक्सीजन की कभी कमी ही नहीं हुई। राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए सरकार ने मार्च 2021 में उपलब्ध 1,275 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मात्रा को बढ़ाते हुए जून तक 3,700 और नए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए, जिससे प्रदेश में अब 4,975 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हैं। मार्च 2021 में जहां 3 कार्यरत ऑक्सीजन प्लांट थे, उसकी तुलना में उत्तराखंड में आज 15 कार्यरत ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। साथ ही 18 अतिरिक्त ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की कार्रवाई गतिमान है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर भी जोर दिया। कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए लोगों की निगरानी के लिए बड़े स्तर पर टीमें बनाई गई, जिसके जरिए संपर्क में आए व्यक्तियों की निगरानी के लिए SDRF नियंत्रण कक्ष, जिला नियंत्रण कक्ष, जिला प्रशासन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। होम आइसोलेशन को लेकर राज्य सरकार ने बड़ी कारगर रणनीति बनाई। उत्तराखंड सरकार आज कोरोना पॉजिटिव मरीजों को उनके घरों पर ही मोबाइल टीम के माध्यम से होम आइसोलेशन किट मुहैया करवा रही है। प्रदेश सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोविड कर्फ्यू लगाने की थी, क्योंकि कोरोना के खिलाफ जंग के लिए लोगों का सहयोग बेहद जरूरी था। सरकार ने कोरोना कर्फ्यू पालन के लिए सख्त नियम लागू किए, जिसका क्रियान्वयन उत्तराखंड पुलिस बड़े ही बेहतर तरीके से कर रही है। प्रदेश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। राज्य में 800 कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। 45 साल के ऊपर के नागरिकों के टीकाकरण के साथ साथ अब 18 से 44 साल के लोगों का भी प्रदेश में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की दूरदर्शी सोच और कारगर रणनीति का ही नतीजा है कि आज राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आ रही है और कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग में उत्तराखंड आगे निकलता दिख रहा है। लेकिन हमें अभी भी सावधानी बरतनी है। बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। सेवा, समर्पण और विश्वास के 100 दिन, जनता के द्वार, तीरथ सरकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल, जहां हम बात करें उत्तराखंड सरकार ने 1 हफ्ते का कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया। इस बार छूट के दायरे को और बढ़ाया गया। इस बार बाजार जो हैं वो 5 दिन खुलेंगे हफ्ते में। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले आपको बता दें, देहरादून से हमारे संवाददाता अशोक कुमार ने सरकार द्वारा जो अनलॉक किया गया उसका जायजा लिया है। प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते काफी हद तक रियायत दी जा चुकी है। राज्य में कोविड कर्फ्यू जारी के दौरान अब रात के दौरान बाजारों को 5 दिन खोलने की अनुमति भी राज्य सरकार द्वारा दी गई है। तो वहीं दूसरी ओर आगामी 1 जुलाई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को भी स्थानीय जिलों के लिए खोल दिया गया है। लेकिन यहाँ इन सब के बीच एक सवाल ये खड़ा होता है, एक और जहाँ मानसून पीरियड स्टार्ट हो चुका है, जिसके चलते कई सड़कें भी टूट चुकी हैं। ऐसे में चारधाम यात्रा सरकार करवाने में कितना सफल साबित होती है और इस महामारी के दौरान जिस तरह से तीसरी लहर की आशंका साफ तौर पर जताई जा रही है, राज्य सरकार उसको नियमों को पालन करवाने में कितना सफल साबित हो पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव पंत के साथ मैं अशोक कुमार, के न्यूज इंडिया, देहरादून। तो सरकार ने व्यापारियों का हित देखते हुए अब जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। 5 दिन बढ़ा दी गई। सरकार का कहना है कि आर्थिक रूप से भी हमें अब मजबूत होने की जरूरत है। वापस हम आएंगे, हमारे साथ संजय भट्ट जी जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। संजय जी, ब्रेक से पहले मधु जी कह रही थी कि सरकार ने पूरी तैयारी की है, जो भी अगर 1 जुलाई से जो चारधाम यात्रा की शुरुआत की जाएगी स्थानीय जिलों के लिए, तो उसको लेकर सरकार तैयार है।
सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, जो भी कोविड गाइडलाइन है उनको ध्यान में रखा जाएगा, साथ ही साथ जो जांच रिपोर्ट है वो भी अनिवार्य रहेंगी। जी देखिए, बिल्कुल शैलेश जी, जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है नहीं समझ की सरकार क्या चाहती है, क्योंकि जब अभी मधु जी ने भी कहा कि पहले विपक्ष हल्ला मचाता रहा कि कोरोना कर्फ्यू लगाओ और लगा दिया, तो अब जब बोल रहे हैं तो अब कह रहे हैं कि ऐसा क्यों खोला और वैसा क्यों खोला। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि विपक्ष का काम है कि जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना, कि जनता क्या चाहती है। जब 7 तारीख को 10,000 केस आए तो हम लोगों ने हल्ला मचा के बोला कि आप टाइट कर्फ्यू लगाइए, टाइट कर्फ्यू लगाइए, टाइट कर्फ्यू लगाए। तब कहीं जाके 11 मई से इन्होंने टाइट कर्फ्यू लगाया। अगर ये उसी समय सजग हो जाते कि भैया आज 10,000 आ गए, कल 9,000 आए, तो तुरंत टाइट कर्फ्यू लगाया जाए, लेकिन सरकार के पास शायद दिमाग नहीं है, या सरकार क्या सोचती है मेरे समझ नहीं आता। अब हम लगातार ये बात बोलते रहे कि भैया आप चारधाम यात्रा शुरू कीजिए, शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। सरकार ने भी कहा कि हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने यू टर्न ले लिया और अब कह रहे हैं 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू होगी। तो आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से शैलेश भाई कि देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल या जो ये प्लेन्स के जिले हैं, इनका तो ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाएगा कि दुकानदारों के लिए 5 दिन दुकानें खुल गई, उनके लिए कुछ ना कुछ राहत हो जाएगी और वो 2 पैसे कमा पाएंगे और जो है वो हो जाएगा। लेकिन पहाड़ की अगर बात करें तो चारधाम यात्रा से 3 महीने 4 महीने कमाई के लिए उनके पास होता है। अब बताइए, जब उनकी चारधाम यात्रा जुलाई में ये शुरू करने जा रहे हैं, जब बरसात पीक पे होगी, तो चारधाम यात्रा होगी कैसे? पहला सवाल तो ये है। दूसरी बात ये है कि अब घोड़े वाला, खच्चर वाला, छोटे ढाबे वाला, पुरोहित और टैक्सी वाला, जो गाड़ियां चलती हैं दूसरी, वो वाले या होटल वाले, उन लोगों की क्या किस्तें नहीं है, लोन नहीं है, क्या उन्होंने स्कूल फीस नहीं देने, क्या उन्होंने साल भर खाना नहीं है, क्या उनकी दूसरी जरूरत नहीं है? तो उनको सरकार को अब कुछ ना कुछ आर्थिक मदद बहुत बड़ी करनी पड़ेगी और ये जो लोन फीस वगैरह है, इन पे भी उनको राहत देनी चाहिए, क्योंकि अब तो टाइम लगभग जा चुका है चारधाम यात्रा का। चारधाम यात्रा शुरू करने की बात कह के सिर्फ और सिर्फ हवाई बटोरी जा रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा। अब चारधाम यात्रा उतनी संभव नहीं है जितनी पहले हो सकती थी। अगर ये काम ये 10-15 दिन पहले कर देते तो शायद कुछ ना कुछ उनको आर्थिक मदद हो जाती, वहाँ जो पहाड़ के लोग हैं। तो ये सवाल है संजय जी का कि जो चारधाम यात्रा की शुरुआत आप 1 जुलाई से कर रहे हैं, हालांकि अगर ये जो स्थितियां उत्तराखंड की काफी बेहतर हैं, अगर पिछले 1 महीने की बात करें, तो ये शुरुआत क्या पहले नहीं की जा सकती थी? देखिए, ऐसा है कि अब हमारे आप पार्टी के प्रवक्ता जी अगर दूसरे को बोलने के लिए तो आसान होता है, लेकिन काश ये दिल्ली जैसी जो राजधानी है वहां पर अगर कुछ ठीक प्रकार से व्यवस्था करते, क्योंकि वहां से भी कई लोग इस राज्य में इलाज के लिए आए हैं, जो अपना जो कहते हैं हमारे यहाँ अस्पताल है, हम हर प्रकार से मोहल्ला क्लिनिक है, उन मोहल्ला क्लिनिकों में कितने लोगों का इलाज हुआ। दूसरा, हमने क्योंकि जब इतनी भयंकर ये जो महामारी जब आई, जब यहाँ पर कई राज्यों से, मैं ये कहूंगी दूसरे राज्यों के लोग भी यहाँ पर इलाज करने के लिए आए, जब तो दिल्ली जैसी जगह में भी ऑक्सीजन नहीं मिली। हमने हर प्रकार से हमने अपने लोगों को तो वैक्सीन लगवाई, साथ में दूसरे जो अन्य राज्यों के से भी आए उनकी भी व्यवस्था करी। हमने कोविड सेंटर खोले, हर प्रकार की व्यवस्था करी। साथ में बताना चाहूंगी, क्योंकि हमारी जो चार धाम यात्रा को लेकर जो ये भी क्योंकि देखिए चार धाम की यात्रा हमने तैयारियां करी थी, लेकिन हमने साथ में ये भी कहा था कि कोविड की गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा। अगर ये दूसरा जो हमारे पास ये जो दूसरी लहर आई, जिसके लिए मुझे लगता है कि शायद ये किसी को भी ये किसी के भी ये ऐसा किसी को भी नहीं मालूम था कि इतनी भयंकर तरीके से ये लहर आएगी और इतने लोग हमारे साथ नहीं रहे, मैं कहूंगी। और बहुत दुखद भी रहा ये समय हमारे पास 2 महीने का, और उसको हमने कंट्रोल किया। ये हमारी सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारी सरकार ने उस अवस्था में भी किसी भी प्रकार का कोई भी अफरा तफरी का कोई माहौल नहीं होने दिया। जिस प्रकार से दिल्ली में ये माहौल देखा गया अफरा तफरी का, ऐसा भयानक मंजर हमने दिल्ली में देखा है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में ऐसा नहीं रहा। सबको भोजन की व्यवस्थाएं की गई, हर प्रकार से दवाइयों की व्यवस्था की गई, हर प्रकार से ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था की गई। सब प्रकार से हमारी सरकार ने
इसको जो ये कोरोना जो सेकंड लहर आई थी उसको रोकने में हम सक्षम हुए। साथ ही में हम कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए चार धाम ये देवभूमि है, आध्यात्मिक भूमि है, तपोभूमि है, यहाँ पर प्रसाद लेने के लिए आना चाहते हैं लोग, आशीर्वाद लेने के लिए आना चाहते हैं, लेकिन साथ में क्योंकि इस महामारी की गाइडलाइन को पालन करते हुए अगर वो यहाँ पर आते हैं, चार धाम यात्रा करते हैं, तो उनको इसका पुण्य भी मिलेगा, साथ में उनको इसका गाइडलाइन का पालन भी करना पड़ेगा। रोडों की जो स्थिति है इस वक्त, जो सड़क मार्ग की स्थिति है, कई सारे सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं, बारिश की वजह से जो मलबा इकट्ठा हो गया है उसको कैसे सरकार ठीक कर पाएगी? एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने नहीं है? हालांकि जुलाई का महीना है, बारिश का सीजन जो है पीक पर होता है, निर्माण हो रहा है, तुरंत जो आपने देखा होगा कहीं भी अगर मार्ग अवरुद्ध होता है, तुरंत हमारी जो सारी जितनी भी हमारी जो अभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जो भी हमारे पास है, वो सब हम तुरंत उसको साफ कर रहे हैं। हम बिल्कुल सड़कें बनाएंगे और चार धाम जो ऑल वेदर रोड है उसका काम तो चल ही रहा है। साथ में आने वाले समय में देखिएगा आप, जैसे हमने कहा कि ट्रेन जो रेलवे लाइन का उसका सर्वे भी हो रहा है, हमारे पास काफी टनल बन चुकी है, टनलें आगे भी बनेंगी, तो किसी भी प्रकार से कोई भी आने वाले समय में कोई अव्यवस्था नहीं होने वाली, सब सुरक्षित यात्रा भी करेंगे। जी का कहना है कि चिंता रहने की कोई बात नहीं, चिंता करने की निश्चिंत रहिए, जो सड़कें हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कर दी जाएंगी और कोई भी समस्या नहीं होगी लोगों के आने जाने की। और साथ ही साथ इनका कहना है कि दिल्ली में जो व्यवस्थाएं थी वो तो बिल्कुल ठप हो गई थी कोविड काल में, और उत्तराखंड सरकार ने बहुत मजबूती के साथ काम किया और पूरी जो कोरोना काल में जो अवस्थाएं थी उसको पूरी तरह से नियंत्रण में ले लिया है। ठीक है शैलेश जी, उनका काम है आरोप लगाना, वो आरोप लगाएंगे। जो वैक्सीन के ऊपर बोला भाई, आप इनकी सब बातों से आप सिर्फ इतनी सी बात मेरी अगर सुन लें तो उससे सारी निचोड़ निकल जाएगा। उत्तराखंड में जो कोरोना काल में मृत्यु दर रहा वो 2.1 से ऊपर रहा, जो भारत में दूसरे नंबर पे है। पंजाब पहले नंबर पे है और उत्तराखंड दूसरे नंबर पे है। राष्ट्रीय दर से हम लगभग दोगुने थे मृत्यु दर में। तो अब आप इसी से समझ लीजिए कि क्या क्या यहाँ परेशानी हुई उत्तराखंड में, क्या क्या नहीं हुई, क्योंकि बोलने को तो कुछ भी बोल दिया जाता है, लेकिन मैं सरकार के आंकड़े बता रहा हूँ, मेरे आंकड़े नहीं। पहली बात। दूसरी बात, जो वैक्सीन की बात जो की गई, वैक्सीन फ्री लगाने की जो बात कही गई, वैक्सीन बीच में बंद कर दी गई थी। और सिर्फ देहरादून की बात अगर करें तो देहरादून के 57,000 युवाओं ने 5 करोड़ रुपए खर्च किए वैक्सीन लगाने पे। बात तो उत्तराखंड सरकार कहती है कि फ्री वैक्सीन, लेकिन 5 करोड़ रुपए सिर्फ देहरादून के 57,000 युवाओं ने खर्च किए हैं वैक्सीन लगाने के लिए। हालात इतने बद से बदतर हो गए थे उत्तराखंड में कि ना तो बेड मिल रहा था, ना ऑक्सीजन मिल रही थी, ना आईसीयू बेड मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। ये बद से बदतर दिल्ली की बात कर, ये आपके राज्य में हुआ, ये दिल्ली में हुआ, ये सब कुछ न अस्पताल में न वैक्सीन के लेके अफवाहें फैलाई गई, वैक्सीन को लेकर अफवाहें फैलाई गई। कहाँ गई वो सारी वैक्सीन? आप डंप मिली, कबाड़ में मिली है वो सारी वैक्सीन। और वैक्सीन को भी जो सरकार ने जो दी थी, सरकार ने जो वैक्सीन दी, दिल्ली राज्य को जो वैक्सीन दी, केंद्र सरकार ने दिल्ली को जो वैक्सीन दी, वो कहाँ गई? वो कहाँ गई? वो क्यों नहीं लगाई गई? वो लगाई क्यों नहीं गई? पहले मैं पूछना चाहती हूँ आपके प्रवक्ता जी से कि आपने वैक्सीन टाइम पर क्यों नहीं लगाई? आपने ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगाए? कृपया ये भी बताइए ना। कहाँ गए ऑक्सीजन प्लांट? कहाँ गए आपका मोहल्ला क्लिनिक? आपके मोहल्ला क्लिनिक कहाँ गए? आपके अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिला, आपके ऑक्सीजन प्लांट कहाँ गए? जिसको केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए आपको कहा था, आपने ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगाया? आपने क्यों नहीं लगाया? आपको वैक्सीन दी गई, टाइम से वैक्सीन क्यों नहीं लगाई गई? दिल्ली जैसी राजधानी में वहाँ वैक्सीन क्यों नहीं लगाई गई? कोई अपनी जिम्मेदारी, आपने अफरा तफरी का माहौल किया, भय का वातावरण किया, जो मासूम जनता थी, जो हजारों मजदूर थे। मधु जी आपके पास आएंगे, संजय जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, आपके पास आएंगे, क्योंकि स्थिति कमोवेश जो स्थिति है वो दिल्ली की भी अलग नहीं थी, उत्तराखंड की भी अलग नहीं थी।
अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो उत्तराखंड में भी तमाम सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स में ताले लगे पड़े हुए थे और जो लोग थे सरकारी सेंटर्स में उनको वैक्सीन मिलती नहीं थी और प्राइवेट सेंटर्स में जाकर वैक्सीन लगवाते थे। जो संजय जी ने कहा कि 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए वैक्सीन पर, तो वो भी गलत नहीं है। अफवाह फैलाएगी उसमें भी, कैसी बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं। अरे राजधानी जैसी जगह में आपने वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाई, वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई, आपने वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवाया, कहाँ गई वो वैक्सीन कहाँ गई, पहले ये बताइए। संजय जी आपके पास, मधु जी शांत हो जाइए। मधु जी जब आपके पास है तो जवाब दीजिएगा, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से कुछ होने आना नहीं, क्योंकि स्थिति जो थी पूरे देश में कमोवेश एक ही जैसी थी कि हर जगह ऑक्सीजन की कमी थी, बेड्स की कमी थी। उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा इस पर कर रहे हैं कि जो सरकार ने कर्फ्यू जो बढ़ाया है 5 दिन का, 1 हफ्ते का, 5 दिन बाजार खुलेंगे और अब धीमे से जो 4 धाम यात्रा है उसको भी शुरू किया जाएगा। सरकार के सामने चुनौतियां कितनी हैं? बिल्कुल, सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौतियां तो है कि जो विपक्षी दल है वो लगातार वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाते हैं, लगातार जो हमारे ऑक्सीजन प्लांट जो हमने इनको दिए वो इन्होंने अपने राज्यों में नहीं लगवाए, इन्होंने हजारों मजदूरों को मरने के लिए बॉर्डर पर छोड़ दिया। ये किसकी साजिश थी? हजारों मजदूरों को रातों रात इन्होंने निकाल दिया दिल्ली से, ये किसकी साजिश थी? ये इनके अंदर ये बिल्कुल संवेदनशील भी नहीं है, इनके अंदर कोई अरे इन पे तो हत्या का मुकदमा लगना चाहिए, इन पे तो हत्या का मुकदमा लगना चाहिए। जिस प्रकार से दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल फैलाया गया, कितने हजारों मजदूरों, हजारों। मधु जी हम दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। आप दिल्ली क्यों जा रही हैं? पहले ये बताएं ना, पहले जहां ये राजनीति कर रहे हैं। मधु जी हम बात दिल्ली की नहीं कर रहे हैं, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। और सवाल यह है कि जैसे आप बाजार खोलने का जो कहा गया कि 5 दिन बाजार खोले जाएंगे आर्थिक स्थिति को फिर से ठीक करने के लिए, लेकिन सवाल ये भी है कि बहुत सारे जो दुकानदार थे, व्यापारी थे, उनका व्यापार पूरा ठप पड़ गया था। सरकार की तरफ से कई सारी बैठकें की गई, कहा गया कि उनको आर्थिक पैकेज, राहत पैकेज दिया जाएगा, उसका क्या हुआ? मैम आपको बताना चाहूंगी, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी की ओर से मैंने कहा ना 29 करोड़ का जो राहत पैकेज का जो फंड है वो बिल्कुल जारी भी कर दिया गया है। और साथ में हमारे जो 17 करोड़ के करीब हमने ये इसके लिए वैक्सीन के लिए भी हमने बिल्कुल वो कर दिए हैं। बिल्कुल एकदम मैं कहूंगी कि हर व्यक्ति को वैक्सीन लगे, फ्री वैक्सीनेशन हमने कर दिया है। साथ में हमने नहीं, जो राहत पैकेज जो जारी किया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, जैसे आप कह रही हैं, तो उसको किस तरह क्राइटेरिया उसका क्या है? जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, जिनका पूरा जो रोजी रोटी 4 धाम पर डिपेंड रहती है, 4 धाम यात्रा बंद हो गई थी, तो उनके लिए क्या किया गया है? कैसे उनको मदद पहुंचाई जाएगी? निश्चित रूप से उनको बिल्कुल सब्सिडी भी दी जा रही है साथ में, और उनके लिए एक राहत पैकेज भी बिल्कुल बना दिया गया है। और साथ में क्योंकि अभी जो हमारी जितने भी हमारे उसमें जो हमारे जो बच्चे जो हैं वो अनाथ हो गए थे, उनके लिए 3,000 रुपए प्रति माह तो उनको मिलेगा ही मिलेगा बच्चों को। साथ में ही उनको निःशुल्क शिक्षा भी मिलेगी। हमने उसके लिए जो वात्सल्य योजना है, उन बच्चों के लिए हमने एक 36 आरक्षण 5% का वो भी कर दिया। हमारी सरकार ने इतना बड़ा काम किया है, ये अन्य राज्यों में नहीं हुआ है। ये मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो भी संजय जी आपके पास आएंगे, मधु जी को अपनी बात पूरी कर लेने दी। जो भी, क्योंकि बच्चे हमारे जो भी अनाथ हुए हैं, उन बच्चों के लिए तुरंत हमारी सरकार ने ये किया। बताइए ना दिल्ली में जैसे आप पार्टी में, लेकिन मधु जी सवाल व्यापारियों का भी है ना। व्यापारी जो काफी समय से परेशान थे, उनका कहना है जीएसटी जो बिल है उसे माफ कर दिया जाए, और जो बिजली बिल है उससे माफ कर दे, बिजली पानी बिल, और जो स्कूल की फीस है, इन तमाम सारे मुद्दों पर व्यापारियों का लगातार ये कहना है कि सरकार राहत पहुंचाए और बिल जो है उनको माफ किया जाए। उसको लेकर क्या सरकार उनके बिल को माफ करेगी? व्यापारी थे उनके लिए भी देखिए, उनके लिए भी 50,000 जो हमारे पर्यटन उद्योग कर्मी हैं वो लाभान्वित होंगे। साथ ही में आपने एक बात पूछी थी, छोटे व्यवसायी जो रेडी वाले हैं, ऐसे लोगों को 20,000 लोगों को लाभ मिलेगा इसके अंतर्गत।
10,000 के ऋण पे हम 5,000 की सब्सिडी देने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। साथ में हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं। हम हर प्रकार से, देखिए हमारी जो कोरोना की जो किट थी हमने उसकी व्यवस्था की। अस्पतालों में हर प्रकार से उनको सुविधाएं मिले जो हमारे कोविड पेशेंट थे। हम हर प्रकार से काम कर रहे हैं सेवा के भाव से। तो हमें कोई भी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम एक केवल मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है, उसके अंतर्गत ये काम कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं, सेवा ही संगठन है, हमारा एक नारा भी है। और हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता हो, हमारा जनप्रतिनिधि हो, इस समय सेवा के भाव से जनता के बीच में काम कर रहा है। इस समय हम किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, जैसे अन्य दल इस समय भी राजनीति कर रहे हैं। मधु जी का कहना है कि उनकी पार्टी जो है सेवा ही संगठन के तहत काम कर रही है, और साथ ही साथ जो राहत पैकेज की बात भी उन्होंने की कि तमाम सारी व्यापारी इस बात को उठा रहे थे कि उनको राहत नहीं मिल पा रही, उनके लिए राहत पैकेज का ऐलान किया गया, उनकी भी मदद की जाएगी। देखिए शैलेश जी, पहली बात तो ये है कि जो मधु जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है हमारी आदरणीय मधु जी ने कहा कि यहाँ वात्सल्य योजना शुरू की गई मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा, और उसमें बच्चों के लिए ये किया जाएगा। वो भी केजरीवाल जी ने जब योजना शुरू की उसके एक हफ्ते बाद कॉपी कर इन्होंने यहाँ पर लागू की। और बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं कि जो दिल्ली में योजना लागू हुई बच्चों के लिए, वो आपने यहाँ लागू की, बहुत अच्छी बात है। मैं स्वागत करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस काम का। दिल्ली में केजरीवाल जी ने 5-5 हजार ऑटो और टैक्सी चालकों को दिए, जिसमें 1,72,000 थे, मजदूरों को 5-5 हजार रुपए दिए। उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी उस प्रकार की सुविधा दे और मदद करे, साथ में छोटे व्यापारियों की और घोड़े खच्चर वालों की, छोटे ढाबे वालों की, उन सबकी भी मदद करे। मैं तो यही चाहता हूँ कि कोई जनता की आवाज आप तक पहुंचानी है, या आप सरकार के नुमाइंदे हैं तो सरकार ने ही मदद करनी होती है, और वो आप कर दें। हमारी तो हार्दिक इच्छा है कि आप ही कर दें। सिर्फ और सिर्फ ये कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया तो उत्तराखंड में भी पूरा नाइट कर्फ्यू लगा दिया। अरे भैया, पहाड़ों पे नाइट में निकलता कौन है जो नाइट कर्फ्यू लगाते हो? देहरादून से भी अगर किसी को पहाड़ पे जाना तो रात को कोई गाड़ी लेके नहीं जाता, क्योंकि गाड़ी चलती नहीं है। हमने इतनी बार इन्हें कहा कि भैया नाइट कर्फ्यू लगाना है तो वो बड़े शहरों के लिए होता है, प्लेन्स के लिए ठीक है, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल तक के लिए तो नाइट कर्फ्यू ठीक है, लेकिन बाकी जो पहाड़ी जिले हैं उनमें नाइट कर्फ्यू का क्या औचित्य है? तो इस बार पहली बार जो इनका कोविड गाइडलाइंस आई है, SOP आई है सरकार की, उसमें ये कहा गया कि सिर्फ प्लेन्स के शहरों में, मैदानी क्षेत्रों के शहरों में नाइट कर्फ्यू रहेगा। तो हमारी बातें आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप ही घोषित कर दें, जो घोड़े वाले, खच्चर वाले और चारधाम से जुड़े हुए सभी लोग हैं, पंडित पुरोहित हमारे हैं, उनके लिए दिल्ली के तर्ज पर ही 5-5 हजार रुपए की घोषणा कर दे, ताकि उनको कुछ तो मिल जाए। बिल्कुल। मधु जी, क्या जिस तरह संजय जी कह रहे हैं कि जो चारधाम यात्रा से व्यापारी जुड़े हुए, चाहे वो छोटे वर्ग का हो या बड़े वर्ग का, उनको मदद सरकार की तरफ से फौरी तौर पर कब दी जाएगी और कितनी मदद दी जाएगी? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे, चाहे कोई भी हो, हमारे हर वर्ग हमारे लिए बिल्कुल, हम उसके लिए सेवा के भाव से काम कर रहे हैं, और जितना भी हो सकेगा सरकार उसमें, क्योंकि सरकार ने राहत पैकेज घोषित तो कर ही दिए हैं, साथ में जो फंड होता है वो भी रिलीज कर दिया, क्योंकि वो ठीक से सही हाथों में मिले, इसके लिए भी सरकार उसमें भी पूरी तरह से काम कर रही है। और जल्दी ही, क्योंकि देखिए इसको हम चाहते हैं कि पूरा हमारा जो उत्तराखंड है, पहले तो हमारा जो फ्री वैक्सीनेशन है वो काम चल रहा है, हम उसको पूरी गति दे रहे हैं। पूरा जब हमारा उत्तराखंड इस कोरोना महामारी से बिल्कुल मुक्त हो जाएगा, निश्चित रूप से हमारा जो व्यापार है, जो हमारी आर्थिकी है, वो भी बढ़ेगी, और सभी के लिए सुविधाएं होंगी। और जिस प्रकार से, क्योंकि हमें तेजी से हमारा जो एक, मैं कहूंगी विकसित, जो ये इस समय इतनी हमारे योजनाएं थी, वो योजनाएं भी धरातल पर काम कर रही है और तेजी से काम करेंगी। इसके लिए हमारी सरकार बिल्कुल मैं कहूंगी दृढ़ संकल्पित है, काम कर रही है। हम और जोर शोर से काम करेंगे और साथ में इस महामारी से भी लड़ेंगे। तो मुझे लगता है बिल्कुल निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का कोई भी, बस साथ में मैं अनुरोध करना चाहूंगी जो हमारी विपक्षी दल है इस समय सहयोग करें, अफवाह ना फैलाएं कि हमने वैक्सीन के लेकर जितनी अफवाहें फैलेगी, शायद मुझे लगता है कि हमारी जब पहले ही आई थी, फर्स्ट डोज जब आई थी, अगर लगा लिया जाता तो शायद इतना ऐसा रूप देखने को नहीं मिलता।
क्योंकि उसके बाद नहीं लोगों ने मधु जी, लगा- वैक्सीन को लेकर अफवाहें नहीं, खबरें तो हमारे पास भी बहुत सारी खबरें आई थी कि वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो काफी सारे बंद पड़े हैं, प्राइवेट सेंटर्स जो हैं वो, सरकारी सेंटर्स माफ कीजिए, और जो प्राइवेट सेंटर्स हैं वहां पर वैक्सीन लग रही थी। तो ये कहा जाए कि सरकारी सेंटर्स में वैक्सीन नहीं है और प्राइवेट सेंटर्स में वैक्सीन दी जा रही थी सरकार की तरफ से। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए पहले तो सरकार जो हमारे जो हॉस्पिटल थे उन्हीं में वैक्सीन दी गई। वैक्सीन उसमें अगर कई जगह है लगाने को नहीं दी, क्योंकि अरे अब आप पार्टी तो इसलिए बोलेगी कि उन्होंने प्राइवेट को बेच दी सारी वैक्सीन। जो सरकार ने दी थी वो वैक्सीन कहाँ पाई गई, वो वैक्सीन क्यों नहीं लगाई? जो केंद्र सरकार ने वैक्सीन दी थी राज्यों को, वो वैक्सीन क्यों नहीं लगाई गई? मेरा तो ये कहना है। हमारे प्रवक्ता, हमारे भाई बैठे, छोटे भाई बैठे हैं, लेकिन उनसे कहूंगी कि अपनी पार्टी से ये पूछें कि जब केंद्र सरकार के द्वारा आपके राज्य को जो वैक्सीन दी गई, वो वैक्सीन कहाँ गई? वो वैक्सीन क्यों नहीं लगाई गई? ठीक है, हम पूछ लेते हैं संजय जी, मधु जी कहना है केंद्र सरकार ने जो वैक्सीन दिल्ली सरकार को मुहैया कराई थी, वो वैक्सीन कहाँ गई, वो क्यों नहीं लगाई गई? देखिए, पहली बात तो ये है कि केंद्र सरकार जो है वही वैक्सीन देगी, और केंद्र सरकार ने बीच में ये कहा था कि भाई राज्य अपना अपना जुगाड़ खुद करें, 18 से 44 साल के उम्र वालों को हम फ्री वैक्सीन नहीं देंगे। ये भी केंद्र सरकार ने कहा था, मैंने तो नहीं कहा ना। अब चाहे पलट जाए। उसके बाद केंद्र सरकार ने कहा कि हम सबको फ्री वैक्सीन देंगे। ये सब केंद्र सरकार ने ही कहा। दिल्ली में जो योजना शुरू की गई है, जहां पर वोट वहीं पर वैक्सीन, वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में, जहां पर भी वोट देने आप जाते थे, गए हो, वहां पर जाइए, वैक्सीन लगाइए, और दिल्ली में जाके, मधु जी भी जाए दिल्ली में जाके वैक्सीन। एक नई पहल की गई दिल्ली सरकार की तरफ से, जहां पर वोट दिया आपने वहां पर वैक्सीन लगवा सकते हैं। खैर, हमारे कार्यक्रम का समय खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आप हमसे जुड़े, और मधु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम चर्चा कर रहे थे, जो सरकार ने 1 हफ्ते का कर्फ्यू बढ़ाया है, हालांकि इस बार छूट के दायरे को बढ़ाया गया, साथ ही साथ चारधाम यात्रा की शुरुआत भी सरकार 1 तारीख से करेगी। हालांकि चुनौतियां बहुत हैं कि जो यात्रा शुरू होगी उसमें कोविड गाइडलाइन का कैसे ध्यान रखा जाए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।